कैश की कमी से जूझ रही बायजूस इस समय एक नई मुसीबत में फंस गई है। ईडी ने बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। आज के खर्चा पानी में हम इसे पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि किस वजह से बायजूस रविंद्रन पर यह कार्रवाई की गई है, पूरा मामला क्या है, रविंद्रन और बाकी निवेशकों का बायजूस में कितना पैसा लगा है, ये भी समझेंगे कि बायजूस फिलहाल किन और मुश्किलों से जूझ रही है। इसके अलावा जानेंगे कि ईडी ने रियल एस्टेट ग्रुप हीरानंदानी के हेडक्वार्टर और उनके तमाम अन्य दफ्तरों में छापेमारी क्यों की है और इसका महुआ मोइत्रा केस के साथ क्या लेना देना है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। पहले से संकट से जूझ रही एडिटेक कंपनी बायजूस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईडी ने कथित तौर पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से बायजूस के फाउंडर के खिलाफ ये कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने इस महीने की शुरुआत में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से ये सुनिश्चित करने के लिए संपर्क किया था कि बायजू रविंद्रन देश छोड़कर ना जाएं। आगे बढ़ने से पहले जरा लुकआउट सर्कुलर के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। लुकआउट सर्कुलर का मतलब है इमिग्रेशन अधिकारियों को विदेश जाने वाले व्यक्ति के बारे में एक सूचना जांच एजेंसी को भेजनी होती है। लुकआउट सर्कुलर को लुकआउट नोटिस भी कहा जाता है। आमतौर पर लुकआउट नोटिस फरार अपराधियों का पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। अगर किसी देश के इमिग्रेशन अधिकारियों के पास किसी भी फरार अपराधी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर है तो अधिकारी द्वारा फरार व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है। भारतीय नागरिकों के लिए लुकआउट नोटिस भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं और वो भी कुछ दिशा निर्देशों के आधार पर। लुकआउट नोटिस जारी होने वाले दिन से अगले 1 साल तक वैध होता है। लुकआउट सर्कुलर जारी करने वाली एजेंसी 1 साल पूरा होने से पहले ही उसका समय बढ़ा सकती है। हालांकि लुकआउट नोटिस किसी अपराधी के पकड़े जाने की गारंटी नहीं देता है। ऐसे बहुत से अपराधी हैं जिनके खिलाफ भारत में लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन वो दुनिया भर में घूमते नजर आते हैं। लुकआउट नोटिस भी कई तरह के होते हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति की देश से बाहर जाने पर रोक होती है। कई बार लुकआउट सर्कुलर किसी व्यक्ति को देश में घुसने से रोकने के लिए भी जारी किया जाता है। यहाँ तक कि जांच एजेंसियों को जानकारी देने भर के लिए भी लुकआउट नोटिस जारी होते हैं। लुकआउट नोटिस में व्यक्ति को स्थानीय पुलिस थाने या फिर जांच एजेंसी द्वारा हिरासत में लेने की रिक्वेस्ट भी होती है, जिसे बाद में गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि इस मामले में किसी भी आदमी को देश छोड़ने से रोका नहीं जाता है। लेकिन बायजूस के मामले में रविंद्रन के खिलाफ नया लुकआउट सर्कुलर जो जारी करने की अपील की गई है, उसमें किसी भी आदमी को विदेश जाने से रोका जा सकता है। ये सब हमने जान लिया लुकआउट सर्कुलर नोटिस के बारे में। अब हम मूल खबर पर लौटते हैं, यानी समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। ईडी ने पिछले साल नवंबर के महीने में बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन को 9,362 करोड़ 25 लाख रुपए के कुछ हेरा फेरी के संबंध में कारण बताओ नोटिस भेजा था। ये नोटिस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा नियमों के उल्लंघन के तहत जारी किया गया था। ईडी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, बायजूस ने यह भी कहा था कि उसने भारत के बाहर अहम विदेशी रेमिटेंस और विदेशों में निवेश किया था, जो कथित तौर पर फेमा के नियम कायदों का उल्लंघन था। इससे भारत सरकार के रेवेन्यू को भारी नुकसान हुआ था। दूसरी तरफ बायजू रविंद्रन कथित तौर पर पिछले 3 सालों में दिल्ली से दुबई के बीच कई यात्राएं कर चुके हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में उन्हें बेंगलुरु और दिल्ली का दौरा करते हुए देखा गया था। इस बीच बायजू रविंद्रन ने एक मीडिया हाउस को बताया है कि वो फिलहाल दुबई में हैं और 23 फरवरी को सिंगापुर जाने की योजना बना रहे हैं। 23 फरवरी को कंपनी के निवेशकों के बीच एक हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है। कुछ निवेशकों ने रविंद्रन को हटाने की मांग की है। इससे पहले 21 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने कंपनी की एक याचिका के जवाब में निर्देश देते हुए कहा था कि मीटिंग में पारित किए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव को याचिका की अंतिम सुनवाई तक अमान्य माना जाएगा। यह याचिका थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने दायर की थी। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि बायजूस में किन लोगों का पैसा लगा है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन और उनके परिवार की। डेटा मुहैया कराने वाली कंपनी है ट्रैक्शन। उसके आंकड़ों के अनुसार बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न में बायजू रविंद्रन की करीबन 17.1% हिस्सेदारी है। उनके छोटे भाई और कंपनी के को फाउंडर रिजू रविंद्रन की कंपनी में करीबन 6% हिस्सेदारी है। वहीं पर बायजू रविंद्रन की पत्नी है दिव्या गोकुलनाथ, उनके पास कंपनी का 30.2% हिस्सा है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फर्म है एक प्रोसेस, उसके पास कंपनी में 9%,
पीक एक्सवी पार्टनर्स के पास 7% और अटलांटिक जनरल के पास 6% के साथ बड़े निवेशकों में नाम शामिल है। टाइगर ग्लोबल 3.5%, सोफीना 5.7% के साथ ही 36% से ज़्यादा अन्य निवेशक शामिल हैं। लेकिन कभी इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर चमकने वाली बायजूस और देश का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप कही जाने वाली बायजूस फिलहाल कई परेशानियों से जूझ रही है। दरअसल कंपनी के पास इस समय कैश नहीं है। कंपनी अपने वित्तीय नतीजों को जारी करने में देरी कर रही है, अपने कर्जदाताओं के साथ झगड़े में फंसी है। वित्त वर्ष 2021-22 में बायजूस को 5298.43 करोड़ रुपए की आय हुई थी, लेकिन उसका घाटा भी 8245 करोड़ रुपए हो गया था। भारत में कंपनी छटनी कर रही है, विदेश में कर्ज को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। बायजूस के बही खातों पर ही सिर्फ उंगली नहीं उठ रही थी, बल्कि कंपनी ने देश विदेश से जो कर्ज लिया है उसे भरने में भी कंपनी के सामने कई परेशानियां आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बायजूस ने दुनिया भर के निवेशकों से करीबन 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए हैं, लेकिन कंपनी हाल ही में करीबन 10,000 करोड़ रुपए की लोन की किश्त को चुकाने से चूक गई थी। इतना ही नहीं, जून 2023 में टेक इन्वेस्टर प्रोसेस ने बायजू के वैल्यूएशन में 75% की कटौती की, जिसके बाद कंपनी पर छटनी और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के आरोप लगे। नवंबर 2023 तक बायजू के संस्थापक को अपनी निजी संपत्तियों को गिरवी रखना पड़ा, लेकिन बायजूस की परेशानी यहीं पर नहीं थमी। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक ने अक्टूबर 2023 के आखिर में बायजूस का जो टोटल वैल्यूएशन था वो $1 अरब, आज की तारीख में देखूं रुपए में तो 8300 करोड़ रुपए के आसपास आंका था। कुछ रिपोर्ट्स में तो बायजूस की वैल्यूएशन 2000 करोड़ रुपए से भी कम बताई गई है। हालांकि संकटों से जूझ रही बायजूस अभी हाल ही में एक राइट इशू लेके आई थी $20 करोड़ का, रुपए में कहूं तो 1650 करोड़ रुपए का। ये राइट इशू पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी के फाउंडर और CEO बायजू रविंद्रन ने अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर भेजकर यह जानकारी दी है। कंपनी ने यह राइट इशू अपने पीक वैल्यूएशन से करीबन 99% कम भाव पर जारी किया था। आपको बता दूं कि साल 2011 में बायजू रविंद्रन ने थिंक एंड लर्न नाम से कंपनी बनाई थी और कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को कोचिंग देने की शुरुआत की थी। करीबन 4 साल बाद यानी 2015 में कंपनी ने बायजूस के नाम से एक लर्निंग ऐप लॉन्च किया। मार्च 2018 में बायजू यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न का मतलब वो होता है कि ऐसा स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 अरब के पार हो। आज की तारीख में अगर इसे मैं रुपए में कन्वर्ट करूं तो करीबन 8300 करोड़ रुपए के बराबर। यूनिकॉर्न बनने के बाद कंपनी और तेजी से तरक्की के पायदान चढ़ती गई। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 2019 में बायजू भारतीय क्रिकेट टीम की ऑफिशियल स्पॉन्सर बनी थी। जून 2020 में बायजू दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन लेने वाली एडिटेक स्टार्टअप भी बन गई थी। अब कारोबार जगत से जुड़ी एक और जरूरी खबर के बारे में जान लेते हैं। ईडी ने आज यानी 22 फरवरी को मुंबई स्थित रियल एस्टेट ग्रुप हीरानंदानी के हेडक्वार्टर और उनके कई अन्य तमाम दफ्तरों में छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर यह छापेमारी की गई है। इससे पहले 2022 में भी ईडी की टीम ने देश के इस जाने माने बिल्डर के 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी। खबरों के मुताबिक फाइनेंशियल गड़बड़ी और टैक्स चोरी के आरोप में वो छापेमारी की गई थी। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस केस का टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से कोई भी लेना देना नहीं है। हीरानंदानी ग्रुप रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा और पुराना नाम है। इस ग्रुप की गिनती देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट समूहों में होती है। हीरानंदानी ग्रुप की नींव करीबन 45 साल पहले मुंबई में रखी गई थी। निरंजन हीरानंदानी के पिता हैं लखुमल हीरानंद हीरानंदानी सिंध, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में है, उसमें रहते थे। किसी बात को लेकर विवाद के बाद वो नाराज होकर मुंबई शिफ्ट हो गए थे। हीरानंदानी ग्रुप की स्थापना 2 सगे भाइयों निरंजन हीरानंदानी और सुरेंद्र हीरानंदानी ने की थी। हीरानंदानी ग्रुप का ज्यादातर रियल एस्टेट का बिजनेस मुंबई में है। रियल एस्टेट के अलावा इस ग्रुप के पास हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी रुतबा है। आपको बता दें कि पिछले साल 15 अक्टूबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला को एक पत्र लिखकर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर कई आरोप लगाए थे। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी और उनके बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए संसद में कुछ सवाल पूछे हैं। इस पत्र में भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए दर्शन हीरानंदानी से पैसे लिए, महंगे गिफ्ट्स लिए। इसके बाद इस मामले पर हीरानंदानी ग्रुप की सफाई आई और कहा गया कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन 19 अक्टूबर की देर शाम एक और बड़ा धमाका हुआ और एक बार फिर से हीरानंदानी ग्रुप चर्चा में आ गया।
हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने हलफनामे में कहा है कि उन्होंने अडानी ग्रुप के बारे में संसद में सवाल उठाने के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के संसद की ऑफिशियल पोर्टल के लॉगिन का इस्तेमाल किया था। रियल एस्टेट कारोबारी हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में यह भी दावा किया है कि टीएमसी सांसद ने उनसे कई महंगी चीजें भी खरीदवाई जिसका पेमेंट उन्होंने किया था। ये था आज का खर्चा पानी, जो तमाम आज की सुर्खियों से बड़े खबरों से हमने विस्तार से बताया आपको बायजूस को लेकर। अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप खर्चा पानी के 777वें एपिसोड को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस एपिसोड में हमने बायजूस संकट की पूरी कहानी के बारे में और विस्तार से बात की है। ये सारी जानकारी फिलहाल आज आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।